हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का डीओई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है ये 24-25 सेशन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है आपकी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसका सेक्शन ए के फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस पार्ट में किए हैं, तो आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सोल्यूशन का। एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपकी फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ प्रीवियस पार्ट में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। तो इन सब के आंसर्स हो रखे हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 11 से। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन 11। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स डू नॉट सेटिस्फाइड यूक्लिड एक्सियम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सेटिस्फाई नहीं करती है यूक्लिड के एक्सियम को। तो आपको यूक्लिड के एक्सियम्स तो आते ही होंगे, आई होप अब तक तो आ ही गए होंगे सारे एक्सियम्स। तो यूक्लिड के एक्सियम अगर बोले तो फर्स्ट वाला देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यस, ये तो होता है ना यूक्लिड के एग्जाम में कि अगर कोई चीज़ सेम थिंग के इक्वल होती है तो वो आपस में भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यानी कि ये तो यूक्लिड का एग्जाम है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो आपको नॉट वाला ढूंढना है क्वेश्चन में, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल को हम इक्वल्स में ऐड करते हैं तो जो होल्स मिलते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये भी आपने यूक्लिड का एग्जाम पढ़ा है, तो ये भी ट्रू है। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये भी आपका ट्रू है कि अगर इक्वल्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल्स में से तो रिमाइंडर जो बचेंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे एग्जाम्पल 5 है, 5 के इक्वल है। अब 5 में से इफ़ 2 माइनस करूँ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी, तो 3 दोनों में ही तो आएगा, तो वो आपस में क्या आएगा, इक्वल ही तो आएगा। सेम ऐसे ही ऐड करोगे तो भी होल्स इक्वल आएंगे। तो ये तीनों यूक्लिड के एग्जाम है, तो ये तो तीनों करेक्ट है। इन्होंने बोला जो नहीं है, तो द होल इज़ लेसर देन द पार्ट। ये बोल रहा है कि जो पूरा नंबर होता है वो पार्ट से कम होता है। उल्टा लिखा है इन्होंने यहाँ पे, पार्ट जो होता है वो छोटा होता है, होल तो बड़ा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1, तो पूरा है, होल है। अगर मैं इसका कुछ पार्ट कर दूँ 1/3 या 1/2, 1 और 1/2, तो बताओ 1 बड़ा है कि 1/2। 1 तो पूरा है और 1/2 उसका एक पार्ट है, तो 1 जो है बड़ा होता है ना, 1/2 से बड़ा होता है या 1/3 से बड़ा होता है। ठीक है, तो जो बड़ा होल होता है वो हमेशा बड़ा होता है पार्ट, उसके पार्ट से। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है कि होल जो होता है कम होता है पार्ट से, तो ये गलत एक्सियम है। ये उन्होंने अपोजिट लिखा है, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये आपका क्रॉस, यानी ये गलत एक्सियम है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो और आपको नॉट वाला ही ढूंढना है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ऐसे ही कंसेप्ट आपको मिलेंगे इसके प्रीवियस पार्ट में भी और पूरी प्लेलिस्ट में। अगर 3 to 4 क्वेश्चन पेपर्स आप प्लेलिस्ट में से समझ के अच्छी तरह से अपने आप खुद करेंगे, तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है बहुत अच्छा चला जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज्ड इन प्रूविंग ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACD अगर ट्राइंगल ADB के कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है यहाँ पे। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल सबको पता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। या तो तीनों साइड, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, या फिर दो एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल हो। ये साइड हमेशा देखना, दो एंगल जो होंगे उनके बीच की होनी चाहिए। ऐसे ही RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये 4 क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये ट्राइंगल ACD ट्राइंगल ADB के कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। तो देखो कौन सा ट्राइंगल बोला है, ACD तो इन्होंने ट्राइंगल का कुछ हिंट दिया ही नहीं है। इन्होंने देखो ये इसके इक्वल किया है और ये वाली लाइन डार्क की है, तो यानी AB कॉमन किया है और ये वाले एंगल शो किया है, तो यानी ये वाला ट्राइंगल कहना चाह रहे हैं ACB और ADB। क्योंकि देखो ये लाइन डबल है ना, तो ये इसके इक्वल कर रखा है, ये कॉमन कर रखा है और ये वाला एंगल इसके इक्वल कर रखा है। इट मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉमन, ये मिस प्रिंट आया है।
आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में ये दिया है कि ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है, फिर पूछा कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है दोनों में, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल, ऐसी दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया है, दो साइड और उनके बीच का एंगल, यानी इसमें S से S लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये मिसप्रिंट है, तो ये आप ठीक कर लेना इसको। तो S से S क्राइटेरिया से ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ़ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगनल जो होते हैं वो अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है। तो देखो सिर्फ बाइसेक्ट बोला है, डायगनल इक्वल नहीं बोला, डायगनल सिर्फ बाइसेक्ट हो गया। तो डायगनल बाइसेक्ट में पैरेललोग्राम जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, जो इसके डायगनल्स होते हैं ना वो सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO OC के इक्वल होता है और BO DO के इक्वल होता है। देखो ABCD है तो डायगनल कौन से बनेंगे, AC और BD ना। जब भी ABCD अगर नाम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो उसके डायगनल AC ऐसे बनाओ और BD, A और C डायगनल बनना चाहिए और B और D, तो A और C और B और D ये डायगनल ना बोल रहे क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि AO OC के इक्वल और BO OD के इक्वल, तो सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। हाँ अगर ये बोलते कि बाइसेक्ट के साथ साथ डायगनल भी इक्वल है, अगर क्वेश्चन होता बाइसेक्ट के साथ साथ डायगनल, डायगनल जो है बाइसेक्ट भी कर रहे हो और इक्वल भी हो, तो डायगनल बाइसेक्ट और इक्वल जो होते हैं ना वो आपके एक तो रेक्टेंगल में हो सकते हैं या फिर आपके स्क्वायर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगनल बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं, और स्क्वायर में तो एक और प्रॉपर्टी होती है, डायगनल बाइसेक्ट इक्वल एंड परपेंडिकुलर भी होते हैं। स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है, डायगनल आपके बाइसेक्ट इक्वल और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के डायगनल बाइसेक्ट के साथ साथ इक्वल भी होते हैं और स्क्वायर में तो परपेंडिकुलर भी होते हैं, बट सिर्फ बोला है बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स वो एक पैरेललोग्राम है। क्या है वो, एक पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन ए है पैरेललोग्राम। रोम्बस क्यों नहीं है, क्योंकि रोम्बस देखो उसमें डायगनल बाइसेक्ट के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्ट के साथ अगर परपेंडिकुलर लिखा होता ना तो फिर रोम्बस हो जाता, सिर्फ बाइसेक्ट लिखा है तो इसलिए पैरेललोग्राम है। अगर बाइसेक्ट के साथ इक्वल लिखा होता तो फिर रेक्टेंगल होता, और बाइसेक्ट के साथ इक्वल एंड परपेंडिकुलर दोनों तीनों लिखा होता तब ये स्क्वायर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14। अभी फिलहाल आंसर ऑप्शन ए है पैरेललोग्राम। Question number 14. Screen size is defined by the distance between two diagonally opposite corners of a screen. A manufacturer can make rectangular display screens as per client demands. A client purchased a display screen of size √70 unit from the manufacturer last year. For an upgrade, he want the same type of screen with a larger display. अब जो न्यू स्क्रीन साइज है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी मोर देन डबल बट इट शुड बी लेस देन 3 times दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। मतलब डबल स्क्रीन साइज से तो बड़ी होनी चाहिए, और अगर 3 times स्क्रीन साइज है तो उससे छोटी होनी चाहिए जो भी एग्जिस्टिंग था। तो देखो यहाँ पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इन्होंने स्क्रीन साइज का मतलब बताया कि स्क्रीन साइज देखो क्या होता है, जो दो डायगनल्स जो डिस्टेंस होता है दो डायगनली अपोजिट कॉर्नर, जो अपोजिट कॉर्नर्स डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है। तो यानी कि अगर ये स्क्रीन साइज़ की बात करें, मान लो ये स्क्रीन है तो उसका स्क्रीन साइज़ क्या है, जो दो डायगनल के बीच में ये जो लेंथ डायगनल के कॉर्नर्स है ये ना, इनके बीच का जो ये लेंथ है ये क्या है आपका स्क्रीन साइज़ है। तो ये कितना दिया हुआ है आपको, √70 गिवन है क्वेश्चन में, ये कितना गिवन है √70 है ना, कितना गिवन है √70। तो इट मीन्स ये √70 है, तो ये अगर लेंथ है और ये ब्रेथ है तो आपको पता है ये डायगनल पाइथागोरस से ये √70 कैसे आएगा, L² + B² है ना, L² + B² √70। अब ये कंडीशन क्या दी है आपको, जो भी L² + B² है वो इसके डबल से है ना, इसका डबल क्या होगा, अगर ये √70 है तो इसका डबल 2√70 होगा। ओके, ये L² + B², अच्छा डायगनल सिर्फ डायगनल, तो ये √70 तो आपका डायगनल का स्क्वायर हो जाएगा ना,
तो डायगोनल तो आपका सिर्फ √70 है, तो √70 का डबल ये होगा। या फिर मैं अगर इस 2 को अंदर लेके जाती हूँ तो ये 2 रूट का मतलब आपको पता है ना, ये 2 कब आया होगा रूट से बाहर, जब ये 2 बार अंदर रहा होगा। यानी कि √70 को अगर ये 2 को मैं अंदर लेके जाती हूँ रूट के, तो √70 2 एक बार नहीं जाएगा अंदर, 2 बार जाएगा, क्योंकि जब अंदर 2 बार रहा होगा तभी तो एक बार बाहर आया होगा। तो यानी कि ये आएगा आपका 74 जा 280, है ना। और 3 टाइम्स करते अगर डायगनल का, इन्होंने डायगनल स्क्रीन साइज डायगनल को ही बोला ना, तो √70 का 3 टाइम्स करते तो 3 अंदर कितनी बार जाएगा, अंदर 2 बार जाएगा √70 के, है ना। तो 70 इंटू 3 यानी 3 3 9 7 जा 63 √63। तो ये जो स्क्रीन साइज़ है ना, जो भी नया वाला है, वो इससे तो बड़ा होना चाहिए और इस 3 टाइम्स से छोटा होना चाहिए, यानी इनके बीच में आना चाहिए, है ना। तो अब ऑप्शंस में देखो, √145 क्या इन दोनों के नंबर्स के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो तो इससे भी छोटा आ रहा है, तो इनके बीच में होना चाहिए स्क्रीन साइज़ नए वाले का। तो √280 से बड़ा और √630 से छोटा, तो ये तो नहीं है। √145 ये तो नहीं होगा। √175 भी देखो इससे छोटा ही है, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। 2√70 एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मोर देन डबल से ज़्यादा होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो ये तो डबल दिया है ना आपको क्वेश्चन में, तो डबल तो नहीं हो सकता। तो √580 देखो, √580 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, √280 और √630 के बीच में, तो यानी ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कि स्क्रीन साइज़ कितना होना चाहिए नए वाले का, √580 यूनिट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या है 14 का आंसर, ऑप्शन डी, √580 स्क्रीन साइज़ होना चाहिए, जो √280 और किसके बीच में आ रहा है, √630 के बीच में आना चाहिए। तो यही वाला नंबर तो आ रहा है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15। द हाइट ऑफ ए कॉनिकल कैप इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। और स्लेंट हाइट आपको पूछा है क्वेश्चन में, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। कॉनिकल कैप है, कोन है, यानी कि उसका हाइट दिया है, उसका रेडियस दिया है, और आपको स्लेंट हाइट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कोई भी कोन के अंदर हाइट तो ये होती है, ये रेडियस होती है, तो ये जो ये तिर्यक ऊंचाई ही जो स्लैंट हाइट होती है एल होती है। अब यहाँ पे एल निकालने के लिए ना आप पाइथागोरस लगा सकते हो, एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और आपको एल स्क्वायर निकालना है। एल तो निकालना है स्लैंट हाइट, एल मतलब स्लैंट हाइट, एल का मतलब स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट आपकी ये जो स्लैंट ऐसे है वो है, तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। तो एल निकालना है, तो ये एच कितना दिया, हाइट आपको दी है 16, तो 16 का स्क्वायर करो क्योंकि स्क्वायर है। फिर रेडियस आपको 12 दिए, 12 का स्क्वायर करो, और फिर एल स्क्वायर में से यहाँ से स्क्वायर हटाओ, क्योंकि एल निकालना है तो स्क्वायर यहाँ से हटता है, तो आपको पता है रूट लग जाता है इधर साइड, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा। अब ये 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 256 आ जाएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 144, फिर ऐड कर दो 400। अब 400 का स्क्वायर रूट तो सबको पता होगा 20 होता है। वैसे स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, याद रखना, बट क्योंकि स्लैंट हाइट है तो वो पॉजिटिव लेनी होती है हमेशा, तो इसलिए ये आंसर वैसे तो प्लस माइनस दोनों में आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है, बट आपको स्लैंट हाइट है इसलिए प्लस ही लेना है। ओके, तो +20 इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो इस वाले फॉर्मूले से आपको क्या पता स्लैंट दी हो, एच निकालने को आ जाए, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसी कंसेप्ट आपको मिलेंगी, प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, आपके फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, या फिर फॉर्म बोले लीनियर पॉलिनोमियल की तो वो एक्स की पावर 1 यानी ए एक्स होगा और बी कांस्टेंट होगा उसके अंदर, इस टाइप का जो भी होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे देखो 7x² में तो 2 पावर है ना, तो ये तो लीनियर हो नहीं सकता। उसके बाद x पे 3 पावर है, ये भी लीनियर नहीं हो सकता। लीनियर का मतलब तो x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पे देखो ये x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है ना, और फिर कांस्टेंट ही दिया है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्यों नहीं, क्योंकि इसमें y की पावर 4 है, तो ये भी लीनियर नहीं है। तो ये आपका आंसर है सी ऑप्शन। ही तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, लीनियर पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 100 to 110। तो क्लास मार्क निकालना मैंने इतनी बार समझाया, हर एक वीडियो में समझा रखा है, इसलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना। आपको मतलब 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स कर लोगे तो आपको दिखेगा मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना। तो 100 से 110 का क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क का मतलब आपका मिडिल वैल्यू मतलब एक्स होता है, अगर बोले तो एक्स। ये कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो लोअर और अपर को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। लोअर लिमिट ये होती है, अपर ये एल है और ये अपर लिमिट है। तो इनको पहले प्लस करो और फिर 2 से डिवाइड करो। प्लस करोगे तो 210 और 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2। अब देखो 10 एक साथ, दो नंबर एक साथ लेते तो बीच में जीरो लगाना चाहिए, डिवाइड का रूल होता है, जब भी दो नंबर एक साथ लोगे बीच में तो जीरो लगाओगे। 2 5 ज़ा तो 105, इसका हाफ करके तो 105। तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा, 105। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 30, इट्स एरिया इज। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है और उसका बेस गिवन है। अच्छा देखो राइट ट्राइंगल है तो ध्यान से देखो, पहले तो राइट ट्राइंगल बना लो। अभी राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि जो स्लैंट हाइट है राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर वो आइसोसेलेस भी है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो याद रखना उसकी जो स्लैंट हाइट है वो तो आपकी सबसे बड़ी होती है ना, हाइपोटेन्यूज होता है वो तो, ये तो सबसे बड़ा होता है, ये तो इक्वल नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही इक्वल होंगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कभी इक्वल नहीं होगा, आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो यानी ये दोनों इक्वल है। अब इन दोनों में आपको क्या बोला, बेस गिवन है 30, तो बेस ये होता है ना 30 दिया है तो ये इसके इक्वल है, क्योंकि तो परपेंडिकुलर भी आपका 30 आ जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल है तो ये 30 आ गए। अब एरिया के लिए आपको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। वैसे तो आप इसे पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकाल लेते और हीरोन फॉर्मूले से भी कर लेते, बट इतना लेंदी क्यों करो, जब डायरेक्टली आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का तो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। क्यों है हाइट गिवन, क्योंकि बेस और हाइट आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में बेस और हाइट ही इक्वल होता है, याद रखना, है ना। तो बेस और हाइट इक्वल होता है जब भी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की बात करें। तो बेस भी 30 है, हाइट भी 30 है, 2 से कैंसिल हो गया, 30 15 पे, और 50 से 30 को लास्ट सामने सामने क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कैंसिल, सामने सामने मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 15 3 या 4 45 1 0 450, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका आंसर 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजंस है, क्वेश्चन 19। तो असर्शन है ए आपको 35 डिग्री दिया है, बी आपको 145 डिग्री दिया है, और बोला है कि जो एंगल ए एंड बी है क्या वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर का मतलब तो सबको समझ में आता है ना, लीनियर पेयर कब बनता है, जब कोई भी एक लाइन हो और उसमें दो एंगल बन रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनका सम अगर 180 है, दो ही एंगल का, लाइन में दो एंगल का सम अगर 180 है तब वो लीनियर पेयर बनाता है। तो आपको एक एंगल 35 दिया है, दूसरा 145। अब आप इन्हें ऐड करके देखो तो दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री आ रहा है। यस, जब दो एंगल्स का सम लाइन में 180 आ जाए तो यानी कि वो क्या बनता है, एक लीनियर पेयर। तो बिल्कुल ठीक है, सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये लीनियर पेयर है, दो एंगल का ही होना चाहिए लीनियर पेयर में, ये याद रखना। तो ये असर्शन बिल्कुल ठीक है, और रीज़न भी यही बोल रहा है कि सम ऑफ लीनियर पेयर के एंगल हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यानी कि ये रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि क्यों है ये लीनियर पेयर, क्योंकि ये 180 दे रहा है, तो यानी ये रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जब ये करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो असर्शन रीज़न करेक्ट भी और एक्सप्लेन भी ठीक हो रहा है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। असर्शन है x इक्वल टू 1 0 है पॉलिनोमियल इसका, एंड k इतना आएगा। तो असर्शन में बोला है अगर x 1 0 हो इसका तो k की वैल्यू क्या 10 आएगी, तो आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आ गई इतनी तो यस, यानी असर्शन आपका ठीक है। तो मेरे को क्या बोला है कि x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए, प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर चेक कर लेना। तो x, ये पॉलिनोमियल x की टर्म में दिया हुआ है पूरा। अब x की जगह अगर मैंने 1 रखा, यानी कि 0 का मतलब मैंने इतनी बार समझा रखा है, x इक्वल टू 1 अगर 0 है तो इसका मतलब p पॉलिनोमियल x कब, जब मैं पॉलिनोमियल x की जगह 1 रख दूंगी ना तो पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाना चाहिए। 0 का मतलब x की वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखूँगी तो वो आंसर कितना देना चाहिए, रिमाइंडर कितना देना चाहिए, 0। तो यानी अगर ये x 0 है, x 1 रखना है मुझे, तो ये पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है
2 एज इट इज़, एक्स की जगह 1 रख दो, उसमें स्क्वायर प्लस के, एक्स की जगह 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो कुछ साइन नहीं है ना बीच में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड -12। तो ये अगर 1 रखा, क्योंकि ये 0 है तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बनना चाहिए, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इसे के लिए सॉल्व करो, पहले 1 का स्क्वायर खोलो, पहले ये स्क्वायर 2 पे नहीं है, ध्यान रखना ये 1 पे है, तो पहले स्क्वायर खोलो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, जब स्क्वायर हो तो 1 इंटू 1 यानी 1 ही आता है, कई बार बच्चे 2 लिख देते हैं गलती से, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, और फिर 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में कोई नहीं साइन है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, फिर के मल्टीप्लाई 1 से होगा तो के आ जाएगा, एंड -12 इक्वल टू 0, के निकालना है आपको, तो 2 1 पहले मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 एंड -12 एंड 2 -12 माइनस, देखो ये के निकालना है ना, तो ये नंबर, ये दोनों नंबर इस साइड चले जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा, और जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा, ये बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो के की वैल्यू 10 आ गई। यस, एजर्शन में यही तो बोला कि 10 आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, एजर्शन तो ठीक है कि के 10 आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई, एसर्शन बिल्कुल ठीक है। अब रीज़न को देखते हैं, रीज़न क्या कह रहा है कि अगर x इक्वल टू ए 0 है पॉलिनोमियल का, तो जो भी पॉलिनोमियल पी एक्स की जगह इन्होंने एफ एक्स बोल दिया, तो अगर x इक्वल टू ए 0 है पॉलिनोमियल एफ एक्स का, तो f माइनस ए 0 होना चाहिए। नहीं, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने बताया था कि अगर x इक्वल टू ए 0 है पॉलिनोमियल का, तो p x की जगह क्या रखना पड़ेगा, a ही रखना पड़ेगा, a ही तो 0 है, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल p हो चाहे f हो, कुछ भी हो सकता है, तो f a 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए था। अगर x इक्वल टू ए 0 है तो p a 0 होना चाहिए, जैसे अभी मैंने x इक्वल टू 1 बोला था तो p 1 बोला था ना, 0 होना चाहिए, तो वैसे अगर x इक्वल टू ए तो p a 0 होना चाहिए, या f a 0 होना चाहिए, ना कि माइनस ए। हाँ, अगर यहाँ माइनस होता तब ये f माइनस ए 0 होता, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ 0 तो a दिया हुआ है, जबकि एफ एक्स में एफ एक्स की जगह माइनस ए रख दिया, तो ए होना चाहिए, यहाँ पे एफ ए होना चाहिए, तब 0 होगा, तब तो ये करेक्ट होता, तो यानी रीज़न गलत एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो एजर्शन ठीक है बट रीज़न गलत है, एजर्शन ठीक है बट रीज़न गलत है, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन 1 के कंप्लीट होते हैं, डिटेल सोल्यूशन के साथ मैंने कंसेप्ट के साथ ये सारे क्वेश्चन समझाए हैं, यही इसी टाइप के आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेंगे। एंड फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लेना, इसका प्रीवियस पार्ट भी ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिटेल सोल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपको सेक्शन बी सेक्शन सी के आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए, एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, तो इन सब के आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे, एंड नेक्स्ट पार्ट में आप कर लेना इन्हें, लिंक इनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो सेक्शन डी के भी ये सारे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, एंड सेक्शन ई के भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जल्दी से जल्दी आपको इनकी नेक्स्ट पार्ट मिल जाए, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियोज़ को। तो ये सब केस बेस्ड क्वेश्चन भी हम उसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो सेक्शन डी सेक्शन ई ये सब आपको, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और स्टडी करते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना।